नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी करते आए हैं, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा भी हम कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, अगर मैं इसे कहूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पीवाईक्यू के एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक पर हमेशा ही प्रश्न बना है। मॉडर्न हिस्ट्री का अगर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, यहाँ से एक कह सकते हैं कि एक बेस तैयार हो रहा है। हम गांधी की तरफ फिर बढ़ते चले जाएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे होता है, कौन करता है, क्या परिणाम है, इन सब से हमेशा ही प्रश्न पूछा गया है। ना ही सिर्फ बीपीएससी या अन्य पीसीएस में, बल्कि यूपीएससी ने भी जम के इस पर प्रश्न पूछा है, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा रिपब्लिक डे ऑफर दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 28 जनवरी 2026 तक है, तो आपके पास शानदार मौका है। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज की बात करेंगे तो 20% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज की बात करेंगे तो 75% तक का तो है ही, इस ऑफर में 10% एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट दिया गया है। और संस्कृति आईएएस के दोनों ही ब्रांच यानी कि दिल्ली और प्रयागराज, दोनों जगह ये ऑफर आप ले सकते हैं। इसका लाभ आप नंबर पे कॉल कीजिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए, सही से जानकारी लीजिए और फिर नामांकन कराइए। बस ध्यान रखिए, समय सीमित है, केवल 28 जनवरी तक। चलिए अब जरा लौट के आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए, रॉलेट एक्ट अगर मैं यूपीएससी के नज़रिए से मुझे पढ़ाना होता तो मैं इसका बहुत विस्तार देता। आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट पर घंटों बातें किया जा सकता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड पे तो क्या ही कहना, लोग पीएचडी करते हैं इस टॉपिक पर, है ना। लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि पीसीएस, बीपीएससी का भी प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में हमने हमेशा देखा है कि वो क्या पूछा जाता है, फैक्ट। तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाई में भी एक अनुशासन चाहिए ना, कि जितना आवश्यक है उतना पढ़िए। क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इस पर बहुत एनर्जी दे देंगे तो आपका काम बनेगा नहीं। यहां से अगर प्रश्न पूछे गए तो मुश्किल से बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रश्न किसी एक साल में तो 2 नहीं तो 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को उसी आधार पर हमें बांटना है। इमोशनल होकर नहीं पढ़ना है कि टॉपिक बहुत अच्छा है तो ज्यादा समय दे दे। पढ़ना जरूर है, समय कम देना है। रॉलेट समिति की बात की गई, ठीक है। अब इसके गठन की बात किया जाएगा, जो प्रश्न में पहले आ चुका है कि कब गठन हो रहा है, 1917 में। यहां से कहानी फ्लो पकड़ेगा धीरे धीरे। पहले फैक्ट अपने पास जो है वो इकट्ठा कर लीजिए। और इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इनका ये रॉलेट कमिटी जो है ये किसके नाम पर बना, 4 नाम दे दें तो समझ जाएंगे। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, पूरा नाम यह रहा। तो चूंकि यही अध्यक्षता कर रहे हैं, इसीलिए इस कमेटी का नाम इनके नाम पर पड़ गया। इतना फैक्ट इकट्ठा पहले अपने पास कर लिए, चूंकि यहां से 2-3 बार प्रश्न पूछ दिया गया है, केवल इतना ही फैक्ट से। अब उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भारत में कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन से हो रहा है 1907 से। नरम दल गरम दल बन चुका है। गरम दल कहने का मतलब ये क्रांतिकारी लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, ये अंधी गूंगी सरकार है अंग्रेज की, और प्रार्थना पत्र और हड़ताल, भूख हड़ताल, अनशन करने से अपने आप को हम क्यों मारें, हम इनको मारेंगे, मरेंगे तो इनको मार के मरेंगे। यानी कि क्रांतिकारी विचार उत्पन्न ले रहा है ना। आतंकवादी गतिरोध ही जो है वो एक तरह से, अगर ब्रिटिश के नजरिए से देखें तो रॉलेट समिति का मानना है, ब्रिटिश सरकार का मानना है कि आतंकवादी इनको, और हमारा भारतीय का मानना है कि ये क्रांतिकारी हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी आप कह ले, ये जो गतिविधि है ये बढ़ रहा है भारत में। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, कैसे कंट्रोल में लिया जाए। अंग्रेजों को लग रहा है कि सत्ता जो है हाथ से फिसलता जा रहा है। 1857 में जो स्थिति झेला था ब्रिटिश क्राउन ने, अब लग रहा है कि फिर वही कंडीशन हो गया है क्रांतिकारियों की वजह से। तो कुल मिला के अंग्रेज इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध हो रहे हैं सभी एक साथ कि एक कुछ इतना प्रभावशाली काम करना पड़ेगा, एक ऐसी प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं, नेता हो रहे हैं, उसको कुचला जाए।
ताकि सत्ता में अधिक दिन तक रह सके, सुख भोग कर सके, भारतीयों का शोषण और दमन, यहां से धन की निकासी कर सके। मामला क्लियर है? तो इन सब चीजों के लिए एक प्रभावी कानून योजना तैयार करने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट समिति 1917 में बनाई गई। और इस यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, यह क्या है, रॉलेट समिति का गठन किस वर्ष में होना है? 1917 में। प्रश्न यह भी आया है कि यह पारित कब हुआ? समिति का गठन और पारित दोनों अलग अलग चीज है, तो जब प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान देना है। यह अधिनियम आ चुका है, समिति बना, समिति ने सिफारिश किया, सिफारिश के आधार पर अधिनियम पारित कब हो रहा है? मार्च 1919 से। तो 1917 और 1919 में अंतर समझ गए ना? रॉलेट देखते ही इमोशनल होकर टिक नहीं मार देना है, जहां मन करे तहां देखना है कि अधिनियम है या कमिटी की बात की गई है। कमिटी पूछा गया है 1917, एकदम ध्यान से डिसिप्लिन के साथ, और कहेगा भैया अधिनियम आ गया तो मार्च 1919। ठीक है। वायसराय इस वक्त के कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 में रहा, और 1919 में आ रहा है, तो बीच का समय आ गया ना। मामला क्लियर है? चलिए, अब इसमें प्रमुख प्रावधान क्या रहा? यहां मोटो क्या था? रॉलेट समिति को क्या जिम्मेदारी दी गई थी? क्रांतिकारियों को कैसे दमन वगैरह करना है, इसके लिए प्लानिंग लाइए। तो मोटो यहां पर प्रावधान वैसा ही होगा, उसी को देखते हुए सरकार को अधिकार कुछ क्या क्या, किसी को भी बिना मुकदमा, बिना वकील, बिना अपील अनिश्चित काल तक जेल में रख सकती है सरकार। तो क्रांतिकारियों पर अंकुश लगना शुरू हो गया, इसलिए इसको कहा गया कि यह बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून है। और इसको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध चला। गांधी जी तो गांधी बाबा जो हैं बहुत ज्यादा गुस्सा गए इस सब चीजों को लेकर के। मतलब इसको अंधा कानून कहा गया कि ये तो पूरी तरह से हमने आज तक जो आंदोलन किया है, जो सत्याग्रह किए हैं, उस सबकी तो समाधि बना देगा ये, क्योंकि जिसको मन करेगा उसको उठा लेगा। मुकदमा भी नहीं चल रहा है, वकील भी नहीं दे रहा है, अपील करने की इजाजत नहीं है, और अनिश्चित काल तक जब तक मन करेगा जेल में रखेगा। तो फिर इस तरह से तो अंधा कानून हो गया, ये कैसे चल सकता है? तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के बहुत आंदोलन होता है, और गांधी जी का कह सकते हैं आप कि एक मजबूत आंदोलन के तौर पर देखा जाए, हालांकि मैं चंपारण को यहाँ पर किसान आंदोलन था उसको हटा के देखता हूँ, ओवरऑल तो ये एक बहुत बड़े स्तर पर देखा गया गांधी जी का प्रभाव। रॉलेट सत्याग्रह 1919 आता है। इन सब चीजों के विरोध में अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक आंदोलन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी पहली बार एकदम नेशनल लेवल पे आते हैं, हीरो बनकर के एंट्री लेते हैं। और चूंकि मैंने कहा चंपारण जो 17 में हुआ, 1917 में, वो किसान आंदोलन है। उसके बाद गुजरात में भी जाके एक दो किसान आंदोलन कराए हैं ये, लेकिन मुख्य रूप से ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिक्स में पहली बार गांधी जी जो है सुपरस्टार बन के यहाँ से निकलते हैं और कहते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, हम इस अंधे कानून के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। और इसका प्रारंभ 1919 से होता है। गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह के लिए कुछ बातें की गई, जिसमें होम रूल लीग हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, सत्याग्रह सभा हो गया। इन सब चीजों को मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। होम रूल पे मैंने एक पूरा अलग लेक्चर लिया था, इन सब चीजों पे काम किया है। तो ये सारे चीजें, ये सारे मंचों का जो है वो प्रयोग किया गया। अब एक बात समझिए, यही सब चीजें चल रहा है, इन्हीं सब चीजों के बीच एक बड़ा घटना, जालियांवाला बाग नरसंहार, और भारतीय राजनीति को एक तरह से झकझोर करके रख देता है। ब्रिटिश शासन की पोल दुनिया भर के सामने ये खोलता है कि कितनी अत्याचारी ये जो है शासन व्यवस्था है। ये नरसंहार होता कब है, ये प्रश्न में कई बार आ चुका है। 13 अप्रैल 1919। तो ध्यान रखिएगा, पृष्ठभूमि पंजाब के लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध में बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक व्यापक जनसभा हो रहा था। लोग जो है छुट्टी, मतलब बैसाखी है तो पर्व है, और सब इकट्ठा हो रहे हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए कि इन दो नेताओं की जो गिरफ्तारी की गई है ब्रिटिश द्वारा, अब चूंकि रॉलेट एक्ट आया था, बिना मतलब का उठा लिया। दोनों उस वक्त के सबसे पॉपुलर लीडर, डॉक्टर सत्यपाल भी और डॉक्टर किचलू भी, पंजाब ही नहीं भारत के अन्य भागों में भी इनका नाम चलता था, सिक्का चलता था। तो इस बात को लेकर के वहां पर इकट्ठा हुआ विचार विमर्श करने के लिए। अब ये लगा इधर कि अगर यहाँ बातें बन जाती है तो ये लोग और आंदोलन करेंगे। अब इन सब चीजों को देखते हुए जनरल डायर जो है वहां पर सेना लेकर के पहुंच जाता है, चारों तरफ से घेर लेता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल के दिनों से हम सब पढ़ते आ रहे हैं। नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। आदेश देने वाला ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर,
जनरल डायर के नाम से आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना काफ़ी है। स्थिति जो है निहत्थी और शांतिपूर्ण भीड़ सभा कर रही होती है। हताहत कहा गया कि लगभग 1000 लोग जो है सरकारी अनुमान है मारे गए। हंटर कमीशन के अनुसार जो है वो 300 केवल 79 बताया गया, लेकिन आंकड़े कहा जाते हैं कि शायद इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर मारे गए। कुआं है, अभी भी आप जाएंगे जालियांवाला बाग में तो आपको देखने को मिल जाएगा अमृतसर में। मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने जाकर के देखा है कि, और अभी देख के आपको लगेगा कि कितना भयावह स्थिति हो सकता था और उस समय क्या हुआ होगा उसकी तो कल्पना करना ही मुश्किल है ना। तो जलियांवाला बाग के बाद प्रतिक्रियाएं क्या हुआ, देश भर में दुनिया भर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। विभिन्न नेता अपनी उपाधि जो है वो लौटाने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो उस वक्त के कह सकते हैं कि दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी में एक थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उनको नाइट की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि भैया अपना उपाधि पकड़ लो, वापस ले लो। शंकरन नारायण वायसराय की कार्यप्रणाली में हुआ करते थे, तुरंत रिजाइन लिख के दे दिया कि नहीं चाहिए, ऐसी सरकार के कार्यप्रणाली में रह करके मैं क्या करूंगा। ये सारे काम होता है और बहुत बड़े स्तर पर देश भर में इसका विरोध सब होता है। फिर एक हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन का चूंकि बहुत विरोध हुआ ब्रिटिश सरकार का, तो होता है ना कि जब विरोध होने लग गया, कुछ घटना हुआ तो सरकार क्या करती है, एक कमेटी बना देती है, जांच कमेटी, जांच चल रहा है, जांच होने दीजिए फिर बताएंगे। यही उस वक्त भी सरकार करती थी, अभी भी यही सरकार करती है, मतलब दुनिया भर की सरकार यही करती है, जांच कमेटी जब भी कोई। तो गठन जो है 1919 में, उद्देश्य जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। इसमें कहा गया कि नहीं भारतीय सदस्य भी होने चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज रहेंगे तो क्लीन चिट तो मिल ही जाएगा इसको। तो भारतीय सदस्य को भी रखा गया। शीतल बाढ़ हुए, पंडित जगत नारायण हुए, सुल्तान अहमद खान हुए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय सदस्य कौन है। अब ये कमेटी क्या करता है, ये जो कौन कमेटी, हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है 1920 में। निष्कर्ष सरकार को दोषी नहीं ठहराती है, ध्यान रखिएगा। कहा गया उपद्रव क्रांति का रूप ले सकता था, इसीलिए मार्शल लॉ आवश्यक था। भीड़ अधिक होने के कारण गोली चलाना उचित था। और डायर के जो घटना डायर ने किया, निंदनीय घटना, उसको कहा कि केवल ये निर्णय लेने की भूल हुआ, चूक हुआ, मानवीय भूल है, समझ रहे, मामूली भूल बना करके इस पूरे घटनाक्रम को एक तरह से लिपापोती ब्रिटिश सरकार ने कर दिया। जनरल डायर के साथ फिर क्या हुआ, नौकरी से बस हटाया गया। ब्रिटेन में प्रतिक्रिया, ब्रिटिश अखबारों में ब्रिटिश साम्राज्य का इसको रक्षक कहा गया, इसकी खूब प्रशंसा की गई। ब्रिटिश लॉ सभा में ब्रिटिश साम्राज्य का इसको शेर कहा गया, सम्मान दिया गया। जो मान की एक तलवार होती है ना, वो इसे भी दिया जाता है। और इन सब का बहुत बुरा प्रभाव भारतीयों पर पड़ता है। फिर एक आते हैं उधम सिंह, और उधम सिंह ने कसम खाया कि फिर इनको खत्म करके मानेंगे। आपने फिल्म भी देखा होगा इस पे, है ना। तो ये क्रांतिकारी नेता रहते हैं। मार्च 1940 लंदन में जलियांवाला बाग के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर चुकी हुई है सर माइकल ओडायर, और उसकी हत्या की जाती है। परिणाम इनको गिरफ्तार किया जाता है और बाद में इनको फांसी मतलब मृत्युदंड दे दिया जाता है। कांग्रेस जांच समिति जलियांवाला, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। कांग्रेस जांच समिति जो है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति गठित की जाती है। रिपोर्ट का प्रारूप लेखन करने का काम महात्मा गांधी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट का प्रारूप लेखन निम्नलिखित में से किसने किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सत्यपाल किचलू, कोई और एक दे सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी के साथ जाना है आपको, ठीक है। बापू को पकड़ेंगे उंगली, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समकालीन व्यक्तियों की टिप्पणी महत्वपूर्ण है, चूंकि कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। मॉन्टेग्यू उस वक्त के बहुत बड़े विद्वान, जलियांवाला बाग को कहा निवारक हत्या। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने कहा जानबूझ की गई एक क्रूर हत्या। जो दुनिया भर में उस समय के बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको एक दो कोट आपसे पूछा जा सकता है। मामला खत्म। बहुत सारी कहानियां हैं, इसलिए मैं पूरी कहानी पे नहीं जा रहा था, नहीं तो घंटों यहीं बीत जाता, फिर आप लोग कहते बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न पर। जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न है, एकदम ठोक बजा करके लिख के तैयार करके लीजिए, 10 ही में से एक फंस जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। अभी चर्चा किया है, मुझे वापस से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड सी विकल्प के साथ जाएंगे। कार्यकाल पूछा जा सकता है, इनका कार्यकाल पूछा जा सकता है आपसे। 1916 से क्या बता देंगे आप लोग, 1921, हिचकेंगे नहीं। याद रखना है कार्यकाल, ये भारत में उस वक्त के वायसराय थे, और इन्हीं के कार्यकाल में कब, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। एक्ट बोल रहा हूं, कमीशन नहीं, एक्ट, अधिनियम। याद आ रहा है, मैंने अंतर समझाया था। मार्च 1919। और कमीशन कब बनता है,
रॉलेट कमीशन 1917 में। तो ये अंतर बस अगर आप ध्यान रख ले जाएंगे ना, यहां से प्रश्न कर ले जाएंगे, आपका टेंशन खत्म। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न को इज्जत देना है। ये फैक्चुअल नहीं है, शब्दों में उलझाया जा सकता है, बहुत सम्मान के साथ देखेंगे ऐसे प्रश्न को हम लोग, हल्का प्रश्न होता है। चलिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, यानी कि कांग्रेस को प्रतिबंधित करना। क्या ये लक्ष्य था? नहीं था, कांग्रेस को थोड़ी प्रतिबंधित करने के लिए ये रॉलेट एक्ट आया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, नहीं, कहीं चर्चा ही नहीं था। और देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, नहीं 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 नहीं, देशद्रोह के आरोप में नहीं था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्या मैंने कहा था कि जो रॉलेट एक्ट आया तो एक्ट में क्या था कि भाई सरकार को अनलिमिटेड पावर दे दिया, जिसको मन हो उसको उठा लो, जिसको मन हो जेल में डाल दो, अनिश्चित काल के कारावास में रखो, नो वकील नो अपील वाला जो बात करते हैं ना डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, वो रॉलेट एक्ट में हुआ। वो फिल्मी डायलॉग दरअसल यहीं से आया है, वो कहते हैं ना नो अपील नो वकील फैसला ऑन द स्पॉट, कुछ ऐसा एक फिल्म है, वो रॉलेट एक्ट का डायलॉग यहीं से थीम लिया गया है, वो यही एक्ट था ये। तो कुल मिलाकर के आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। तो ठीक से कई लोग इसमें टिक मार देते हैं, नहीं नहीं देशद्रोह देखना है, देशद्रोह वाला इशू नहीं है, इधर है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हम हनन कर रहे हैं, आप पे शक है उठा लेंगे आपको सीधा, ऐसा वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम है, आ गया ना, इस तरह के प्रश्न आएंगे। और वो कौन था, कौन सा आंदोलन? रॉलेट सत्याग्रह। कुछ बताने की आवश्यकता है कि अभी तुरंत बताया है काम चल जाएगा? चल जाएगा। चौथा, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यह बढ़िया प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है, इसको 5 स्टार लगा दो। और देखना है, अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। किसान आंदोलन पढ़ाया था मैंने, तो किसान आंदोलन में कई सारे ऐसे लोगों के विषय में मैंने बताया था ना, जिसमें मैंने कहा था किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। देखिए कौन नाम दिख रहा है यहाँ पर, अबुल कलाम आजाद, चर्चा किया मैंने। लगान, लगान कौन देगा? जो कृषि कार्य में जुड़ा रहेगा। कृषि कार्य में कौन जुड़ा है? किसान। तो किसान नेता जिनके लिए सिंपैथी है कौन? स्वामी श्रद्धानंद। डी विकल्प। नहीं जानते रहे अगर किसी प्रश्न का जवाब तो कोशिश करना है कि लॉजिक लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में लगाना है, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स केवल नॉलेज पर पास नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? अभी मैंने चर्चा किया है, आप जानते हैं कौन होंगे, पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह। फिल्म भी इस पे बनी है ना इन पे, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें बहुत सिंपल आएगा, आपको याद रखना है। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट, वही तो है 1919 का मामला। क्लियर ना? ये ध्यान रखिएगा, ऑफिशियली ये है। जैसे हम लोग बिल में कई बार कहते हैं ना, कोई बिल महिला के आरक्षण के लिए, लेकिन उसका अलग नाम होता है, इस तरह से। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ठीक से, ठीक से मतलब देखना है क्या कहा जा रहा है। जालियांवाला बाग नरसंहार प्रश्न में नहीं है, ये नहीं पूछा गया, आपको हिंट दिया है कि भैया ये घटना हुआ है, ठीक है, इस घटना के तुरंत पूर्व एक घटना हुआ था, उसके वजह से ये हुआ है, तो इसके तुरंत पूर्व क्या रहा है, ये 4 में से बता दो। क्लियर? और ऐसे प्रश्नों को 5 स्टार लगा दो, बहुत बढ़िया तरीका है। आजकल पीसीएस और यूपीएससी भी जम के ऐसे प्रश्न पूछ रही है उलझाने के लिए। तो कौन सा था? अरे 1919 में भी यही तो हुआ था, और 1919 में तो आया है ये अधिनियम, तो रॉलेट एक्ट का बनना ही तो होगा। क्लियर है ना? तो देखना है कि कौन उससे पहले हुआ, कौन उससे बाद हुआ, तो देखेंगे रॉलेट एक्ट तुरंत पहले यही हुआ। ठीक है, काफी संख्या में लोग, ठीक से समझिए, अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किनके गिरफ्तारी के विरोध में? देखना है, स्वामी श्रद्धानंद और मजरूल हक नहीं, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम नहीं, कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, बताया था बहुत लोकप्रिय नेता थे उस समय के। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण, ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को जो सम्मान मिला था वो सम्मान वापस लौटाया गया। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर, नाइट की उपाधि, ध्यान है ना, ये सब नाइट की उपाधि इनको दिया था ब्रिटिश सरकार ने।
तो 1919 में जलियांवाला नरसंहार हुआ तो टैगोर ने कहा, बहुत फेमस कोट है, अगर इनका वो बुक में चर्चा है पढ़िएगा जलियांवाला बाग पे, समय आ गया है जब सम्मान के तगमे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इनके विषय में कही जाती है और नाइट की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लेखन का कार्य सौंपा गया था। देखिए, मैंने बोला था कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा ही पैटर्न आएगा। तो देखिए क्या, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, फजलुल हक, कौन होंगे? महात्मा गांधी। बोला था ना कि गांधी बापू का हम लोग उंगली पकड़ेंगे और बेड़ा पार लग जाएगा। तो गांधी जी। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? विकल्प दिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मॉन्टेग्यू के विषय में उस जमाने के बहुत विद्वान थे, तो उनके विषय में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताइएगा, और कैसी तैयारी आप लोग की चल रही है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। लेक्चर को शेयर कीजिए, अब शुरू कर दीजिए ठीक से पढ़ाई। मैं देख रहा हूँ व्यूज ठीक से अभी नहीं आ रहा है, बाद में आप लोग लास्ट टाइम में खूब देखते हैं, 20-20 हज़ार लोग देखते हैं, लेकिन अभी नहीं देख रहे हैं अभी, तो इसका मतलब आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं। लेकिन शुरू कीजिए, समय रहते शुरू कीजिए, नहीं तो अंत काल में फिर दिक्कत होगी, अंत हो जाएगा मामला। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।